बड़ा कमाल का कवि सम्मेलन चला है और जिस हिसाब से आपने अब तक कवियों को सुना है, ये शायद पूरे हिंदुस्तान में अंदर होली का एकमात्र कवि सम्मेलन है जो पूरा कवि सम्मेलन ही वीर रस का हुआ है। इन कवियों के नीचे क्यों लिखा हास्य रस, जिनका ये सब वीर रस के कवि हैं। आप समझ रहे हो, सरकार यहाँ विपरीत है, फंसाना पड़ता है। हम वीर रस लिखते थे तो अनुमति नहीं मिलती, फंसाने में तो आप मास्टर हो। आपने मुझे भी उस जगह फंसाया है कि जिन्हें सुनने के लिए वो लोग बैठे हैं उन्हें मुझे सुनाना पड़ रहा है। ऐसा मैंने कभी किया नहीं। मैं हल्दी घाटी से आया हूँ, मुझे भीख में एक भी कविता नहीं चाहिए, आप भी राजी, कोई दिक्कत नहीं है। कवि सम्मेलन बहुत कमाल हुआ है। कमल मनोहर जी का कार्यक्रम है तो हमें आना होता है सिर्फ एक आदेश पर, हम यहाँ पर हैं। मैं सिर्फ 8 पंक्तियां पढ़ूंगा। मैंने पहले सोचा था कि मैं वीर रस की कविता सुनाऊंगा तो राम ने बहुत अच्छी सुना दी। फिर मैंने सोचा कि मैं राम पे सुनाऊंगा तो इसने सुना दी। फिर मैंने सोचा कि मैं भी हल्का सा आंखों में आंसू लाऊंगा तो ये भी आया। फिर मैंने सोचा कि मेरे लिए लोग खड़े होंगे तो आप पहले खड़े हो गए। अब मेरे लिए सिर्फ एक काम बचा है कि मैं उस छत पे जाके कूद जाऊं। लेकिन मैं सिद्धार्थ देवल हूँ और जैसा आप समझ रहे हैं मैं शायद वैसा न रहूं। 5-10 मिनट आपको ठीक लगेगा। मैं ज्यादा अच्छा नहीं पढ़ता हूँ, मुझे आता भी नहीं कविता पढ़ना। मैं तो हल्दी घाटी के जहाँ चेटर की टापे घुसती है वहां से 15 किलोमीटर दूर उदयपुर शहर में रहता हूँ। इसलिए वीर रस कैसे लिखा जाता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन वीर रस कैसे जिया जाता है ये मुझसे ज्यादा कोई। मैं आपके बीच में कविता पाठ करूंगा पर बीच में जो लोग थे वो कुछ तो विधायक साहब के प्रोटोकॉल में गुजर गए, बाकी कुछ लोग थे वो उनको लगा कि कार्यक्रम समाप्त हो गया, वो चले गए क्योंकि गोरी जी नजर नहीं आई थी तो वो लोग घर चले गए। बाकी के 10 लोग उन्हें ये कहने के लिए गए हैं कि गोरी जी आ गई है। तो ये जितने लोग पीछे की तरफ बैठे, अगर आप थोड़े से आगे आकर बैठेंगे तो 5-7 मिनट मुझे ठीक लगेगा। मैंने थोड़ी सी दूरी तय की है। 2-4 लोग आ जाओ मेरी इज्जत रखने के लिए, बस आ जाइए प्लीज। आपको अगर ठीक नहीं लगे तो मैं आपको उठा के उसी कुर्सी पर वापस रख के आऊंगा। आ जाइए प्लीज, थैंक यू। ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ ताकि आपके गीतों को अच्छे से सुन सके। ठीक है, ठीक है भाई साहब, बहुत धन्यवाद आपका। कहाँ है साउंड वाला? इसको थोड़ा सॉफ्ट करो, है ना, और थोड़ा सा बेस भी बढ़ाना, थोड़ा हल्का हो रहा है। हेलो, बस ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप मत बुलाइए, इतनी मनोहार नहीं। राजधानी के इस बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र में विराजे हुए मेरे सभी आदरणीय श्रोताओं में सबसे पहले 8 पंक्तियां पढ़ता हूँ। मैं अपने आप को जचवाने के लिए खड़ा हूँ, ये नहीं कहता मैं कि मैं कवि हो गया, मेरी कविताओं पर बहुत कुछ होता है, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। 8 पंक्तियां पढ़ता हूँ। दिल्ली गया, एक व्यक्ति ने पूछा आप कहाँ से आए? मैंने कहा मैं राजस्थान से हूँ। उन्होंने कहा राजस्थान क्या है? अगर बात हो जाए तो 8वीं पंक्ति में हाथ लहराओ, वो करो, वो करो, वो सब आप कर रहे हो, तो अगर और भी आपका करने का मन हो तो वो करिएगा, वरना आप सुन लीजिएगा। मुझसे पूछा आप कहाँ से हैं? आप उप महापौर हैं जहाँ तक हमें बताया गया है। आपके नाम के आगे भले ही उप लगा हो लेकिन हमें आप महापौर ही लगते हैं। मैं ये कविता आपको इस शहर का प्रथम नागरिक मानकर सुना रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी उसी तरह से सुनेंगे। मैं निवेदन करता हूँ बैठे हुए लोगों और आदरणीय भाई साहब, आपका तो समर्पण कमाल है। जिस हिसाब से आपने केसरी झंडे लहराए हैं, कौन कहता है ये देश मल्लिका शेरावतों का और किसी दूसरी हीरोइनों का देश है? ये देश तो उस हारी रानी का है जो पत्नी आप क्यों खड़े हो? आप क्यों खड़े हो? नहीं, खड़ा होना ही नहीं मेरे बारे में। आपने जो बात कही वो अच्छी लगी तो बात बात पे आप खड़े हो जाएंगे तो फिर ये लोग समझेंगे कि आप चुनाव लड़ रहे हैं। मैं कविता पढ़ता हूँ, मैं कवि हूँ। गोविंद भारद्वाज जी ने मुझे एक बार आज से 6 साल पहले इसी मंच पर बुलाया था। मैं 6 साल बाद फिर यहाँ पर उपस्थित हूँ। मुझसे पूछा कि आप दिल्ली में पूछा गया कि आप कहाँ से आए? मैंने कहा राजस्थान से। मैं उस विषय पर पढ़ूंगा। मैं ये नहीं कहता मैंने बहुत कुछ लिख रखा है अलग अलग विषयों पर, मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं अपने भावों को उन विषयों को पढ़ूंगा जो अब तक इस मंच पर नहीं हुए। उसके बावजूद कि ये कार्यक्रम बहुत अच्छा हो गया है। पूछा कहाँ से आए? 8 पंक्तियां हिंदी कविता के सबसे छोटे बेटे सिद्धार्थ देवल ने उदयपुर से लिखी है। मुझे बताइएगा कि मैं राजधानी में खड़ा हूँ और आपको राजधानी बने रहने का अधिकार है या नहीं? मैं आप पर छोड़ता हूँ, निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। कहीं सगस्ती के उत्सव हैं, कहीं जश्न बलिदानी का,
वहां कटारे रक्त पी गई पर बोले अभिमानी का। कहीं सकत की सुन लीजिएगा, शायद कविता हो जाए 8वीं पंक्ति में, तो मुझे भी थोड़ी हिम्मत दे दीजिएगा, मन दे दीजिएगा। पूछा क्या है राजस्थान, मैंने आपकी तरफ से एक पर्चा भरा है, अगर सही भरा हो तो कॉपी आप जांच कर बताइएगा। कहीं सगस्ती के उत्सव हैं, कहीं जश्न बलदानी का, वहां कटारे रक्त पी गई पर बोले अभिमानी का। जहां सवार घोड़े संग करते गाथा जयमल पत्ता की, जहां राजा दीवान हुए जय एकलिंग की सत्ता की। पद्मन पुरखों का मान बचाने जब जोहर कर जाती है वो माटी जो रणबंकों को शोणित स्नान कराती है। अरे हिंदुआ सूरज के छालों के बल जब आजादी बच जाती है, राणा प्रताप के प्रण की धरती राजस्थान कहलाती है। मेरा पूरा परिवार उस सिसोदिया वंश के पास में रहा है, जिनके किलों से टकराकर, जिनकी दीवारों से टकराकर न जाने कितने अलाउद्दीन खिलजी चले गए, पर हमारी मां पद्मिनी का चेहरा नहीं देख सके। मैं इसी विषय पर कविताएं सुनूंगा और वक्त बहुत अधिक हो गया, बहुत बातें हो गई, मैं कोई भी बात नहीं कहूंगा, मैं सीधी कविता सुनाता हूं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में एक हवाई जहाज घुसा था, आज भी उनकी विधवाएं मोमबत्तियां लेकर खड़ी है कि पता नहीं हमारा वाला कौन सा सितारा बनकर होगा। ये है वो अमेरिका जो रूस और यूक्रेन के बीच में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा और अपने आप को दुनिया का दादा समझता है। लेकिन इस जयपुर के किसी कस्बे के चौराहे पर ट्रैक्टर में बैठकर 8 मजदूर मजदूरी करने जाए, 4 मजदूर घायल हो जाए, उसके बाद भी बचे हुए 4 मजदूर मजदूरी करने जाते हैं। इस जिंदा दिली का नाम हिंदुस्तान है। इतिहास को अगर अमेरिका के वर्तमान से बड़ा कर दूं तो आप थोड़ा सा मुझे भी हिम्मत दे दीजिएगा। निवेदन करता हूं कि जो नित्य आतंकवाद की डोरी पर शीश नवाते हैं, जो उपनिवेश के जनक रहे वो गीत शांति के गाते हैं, जो दुनिया भर में भारत को कायर कहते घूम रहे पर उग्रवाद की शरणस्थली अफगानी चौखट चूम रहे। लड़ी लड़ाई हमने, कैसे बड़े हुए हम आप बताइएगा। लड़ी लड़ाई हमने मुगलों और घोरों के झंडों से, भारतवासी नहीं डरते हैं षड्यंत्रों हथकंडों से। एक विमान ने वॉशिंगटन की नींद उड़ा दी, भूल गए हल्दी घाटी में कई लादेन मरे हैं भीलों के भुजदंडों से। हल्दी घाटी में बहुत अच्छे। एक बार जरा दोनों हाथ उठाकर तालियां मेरे लिए भी बजाइए ताकि ये कह पाए। हल्दी घाटी में कई लादेन मरे हैं भीलों के भुजदंडों से। और आइए चूड़ी की खन खन भी सुन ले सर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने स्वागत कर लिया, इससे थोड़ा ठीक रह गया मेरा मामला। हाँ, मैं एक कविता सुना दूं आपको हल्दी घाटी के युद्ध की। 2.5 मिनट की कविता है, आपने नहीं सुनी होगी उस विषय पे, उस पर मैं सुनाता हूं। एक बार लोकतांत्रिक तरीके से मुझे आदेश कर दीजिए, मैं कविता शुरू करता हूं। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। एक तरफ महाराणा प्रताप की सेना थी, दूसरी तरफ मान सिंह की सेना थी, राजा मान सिंह की सेना जो अकबर की सेना थी। बस इतना ध्यान रखिएगा। ये कविता मुझे यहाँ नहीं सुनानी चाहिए थी, मैं जानता हूँ मुझे यहाँ नहीं सुनानी चाहिए थी, पर मैं इस हिम्मत के साथ सुना रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ नहीं सुनाऊंगा तो मैं अपने साथ ईमानदारी नहीं करूंगा। 2.5 से 3 मिनट की कविता है, आप घड़ी मिला लीजिएगा। 3 मिनट बाद कविता बड़ी है, मैं छोटी ही रखूंगा और मैं बैठ जाऊंगा। लेकिन अगर आपने इस विषय में पहली बार कोई नई कविता सुनी हो तो इस अच्छे मंच पर, जहां आपने सबको बहुत आशीर्वाद दिया है, हर कवि ये चाहता है कि उसे उतना ही आशीर्वाद मिले। मैं उस आकांक्षा के साथ कविता शुरू करता हूँ। स्वागत मिले, स्वागत। और मैं शुरू करता हूँ। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। एक तरफ प्रताप के साथ कौन थे? कुछ भील, कुछ आदिवासी, एक मुसलमान भी हकीम खां सूर नाम का, एक जैन भी। मैं उस विषय पर बता रहा हूँ आपको जिस विषय पर कविता हुई नहीं है। आइए भाई साहब, हाँ जाओ। कुशल, तुमने आज बहुत मेहनत की है। और आप, वैसे तो हम कमल मनोहर जी से हम तो कम उम्र में थे तब से इनको सुन रहे हैं, क्योंकि इन्होंने भी बचपन से ही मजदूरी चालू कर दी थी। लेकिन आप जहां पर हम हैं वहां पर इस देश में अगर सच हो तो कहिएगा। मैं चापलूसी नहीं करता हूं, मैं सच ही कहता हूं। मुझे कोई जरूरत भी नहीं है ऐसा करने की, क्योंकि मैं लेक्चरर हूं, इतना तो कमा ही लेता हूं कि अपना घर चलाऊं। इसके लिए सिर्फ कविताएं सिर्फ पैसों के लिए नहीं होती, कुछ और भी कारण हो सकता है। लेकिन इतने बड़े समय काल
काल में, इतने बड़े काल खंड में अगर किसी कवि के अंदर त्वरित टिप्पणियों और आशु पंक्तियों के साथ मुस्कुराते हुए 4-4 पंक्तियां तुरंत कह देने का हुनर किसी में होता है तो आपके यहाँ के पास के कस्बे के कमल मनोहर जी में होता है। मैंने तो धारा प्रवाह तरीके से आपकी तारीफ की थी, पर तालियां 15 ही बजी, उसके लिए मेरे कोई दोष नहीं। वो मेरी औकात जानता हूं। बेटा रिक्वेस्ट इन सब ने तो किया ही है, तू क्यों कर रहा है? तू तो बैठ बेटा, कोई बात नहीं। लोकमा परिवार के दोनों जो बंधु हैं हमारे गोदारा बंधु, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आपकी कंपनी बहुत बड़ी और आप बहुत कुछ होली के नाम पर कर सकते थे, लेकिन 4 दिन पहले अगर आपको सूचित किया जाए और आप इन कवियों को यहाँ पर इकट्ठा कर लो तो आपको भी सैल्यूट बनता है। मैं आपको प्रणाम करता हूं। अब कविता की भाषा में हम और आप बात करें। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, दोनों सेनाएं आमने सामने। हमारे वहां पर एक जगह है जिसका नाम है रक्त तलाई। अगर आप कभी घूमने गए हो, नहीं गए हो तो अगर आप सब जगह गए हो तो एक बार हल्दी घाटी जरूर जाइएगा। यही आपका मेरे लिए पेमेंट होगा। मैं निवेदन करता हूँ। क्या बात है, दुनिया में उससे बड़ा ना तो कोई इतिहास बना सकता है, दुनिया में उससे बड़ा ना कोई युद्ध हो सकता है, और दुनिया में उससे बड़ा ना कोई धर्म को बचाने वाला राजा हो सकता है। 3 मिनट की कविता सुनिए। मैं निवेदन करता हूँ कि जिस मिट्टी से सौंधी खुशबू राष्ट्रभक्ति की आती है। एक एक पंक्ति के साथ जुड़ेंगे तो धारावाहिक की तरह कविता आपकी आंखों के सामने से कुछ किरदार निकलेंगे, उन किरदारों के साथ जुड़ते जाइएगा। निवेदन, जिस मिट्टी से सौंधी खुशबू राष्ट्रभक्ति की आती है, जिसके आगे हिमचोटी खुद नतमस्तक हो जाती है, जहां टोलियां भीलों की युद्धों में मंगल गाती है, अरावल बेरी के ऊपर कालबनी मंडराती है, इतिहासों का महासमर वो अमर पृष्ठ पर अंकित है, जिसके पल पल दंगल है, किससे शोणित से मंडित है, रणबंग के रजपूतों से ही रही गुलामी खंडित है। क्या लिख पाए मौन खड़े भाषा के जितने पंडित हैं, मैं अमर अश्व के माध्यम से बोलूंगा अमर लड़ाकों से। हल्दी घाटी का रण देखा मैंने चेतक की आंखों से। हल्दी घाटी का रण देखा, हल्दी घाटी का रण देखा मैंने चेतक की आंखों से। उस वक्त हुआ था, बड़ी गालियां हुई है। मैं भी जानता हूं वो कौन है जो कहता है भारत माता की जय। नहीं बोलूंगा, बकवास लोगों का यहाँ मैं मंचों से नाम नहीं लेता, लेकिन एक मुसलमान मेवाड़ में पैदा हुआ था जिसका नाम था हकीम खां सूर। कविता की जिम्मेदारियां कुछ और भी होती है। हकीम खां सूर को संदेशा भिजवाया अकबर ने। बोले क्या कर रहा है उन आदिवासियों के राजा के पास, क्या है उस प्रताप के पास? मैं उसको 5-7 दिन में मार दूंगा, छोड़ उस प्रताप को। और मेरे पास चला, जवाब मिला मेवाड़ की तरफ से। बोले जिले इलाही आप बिल्कुल सही कहते हैं, मैं एक राजा को छोड़कर तो दूसरे राजा के पास आ सकता हूं, पर उस भाई को छोड़कर कैसे आ जाऊं जिसके साथ एक थाली में बैठकर खाना खाता हूं। ये भी कभी समय रहा होगा। उस रोज उगा था सूरज भी एक नई लालिमा लेकर, चले वीर अपने घर में अंतिम आलिंगन देकर। जो वीर घर से निकले उन्हें मालूम था वो लौट कर नहीं आएंगे, लेकिन चूंकि कीका बुला रहा है, प्रताप बुला रहा है, इसलिए जाना तो बनता है। उस रोज उगा था सूरज भी एक नई लालिमा लेकर, चले वीर अपने घर में अंतिम आलिंगन देकर। जय एकलिंग, जय चामुंडा, जय महादेव का नाद हुआ। मुगल सभी सशंकित थे, अनजाने डर ने उन्हें छुआ। उस ईद रोजों के सब ईमान बचाने निकला, वो मोहम्मद साहिब के सब पैगाम बचाने निकला। हारावल में जिसके दोनों हाथों में तलवारें थी, हल्दी घाटी में हाकिम इस्लाम बचाने निकला। हल्दी घाटी में हाकिम। आपकी कमजोर तालियां थोड़ा सा मेरा मन तोड़ सकती है, बस। और सुन लीजिए, जय जिनेंद्र के सर के साथ आपके मुझे समय कम मिला है, मैं उससे भी कम पढ़ूंगा। मैं एक बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ। किसी एक बुजुर्ग का आशीर्वाद 5000 विद्यार्थियों के आशीर्वाद के बराबर होते हैं। हमने संस्कारों में पढ़े हैं। बहुत धन्यवाद। उन्होंने कान में आके कहा कि आप भी जोरदार सुनाते हो, तो ये मुझे अच्छा लगा। जय जिनेंद्र के स्वर से सा राणा के कान से टकराया। यहाँ जैन बैठे होंगे, अगर नहीं है कोई बात, बहुत है इतनी। हाँ आप एक ही बहुत है, इतने आते हैं, बाकी लोग तो बिजनेस करते हैं। और उप महापौर जी आप भी हैं, बहुत अच्छा। कोई अरे मुझे क्या करना है, मैं भी यहाँ पे वोटर लिस्ट थोड़ी बनाने आया हूँ। नहीं बेटा सुनिएगा, ये कहा जाता है कि ये वो धर्म है
जिसके पाँव के आगे अगर चींटी आ जाए तो ये इस धर्म के लोग अपना रास्ता बदल देते हैं। मैं पढ़ा लिखा कवि हूँ, वाकई पढ़ा लिखा कवि हूँ और मेवाड़ का हूँ, तो इस बात को मैं जानता हूँ। जय जिनेंद्र के स्वर सहसा राणा के कान से टकराए। महाराणा प्रताप युद्ध कर रहे थे, अचानक उनके कान में आवाज आई जय जिनेंद्र। अपने सारे चोले, अपने सारे तरीके, अपने सारे सिस्टम, अपने सारे अहंकार को उतार कर फेंकना। और अगले 3 मिनट इस कविता के 2 ही बंद में आपको सुनाऊंगा, बड़ी कविता है, 2 बंद सुन लीजिएगा। जय जिनेंद्र के स्वर सहसा राणा के कान से टकराए। सम्मुख केसरिया पहने भामा अभिवादन ले आए। भावुक राणा ने झटपट भामा को गले लगाया। कर्ण दधीची सा दानी वो युद्ध क्षेत्र में आया। क्षण भर सोचा, राणा बोले आप नहीं लड़ सकते हो, वनित कर्म है युद्ध देव की भेंट नहीं चढ़ सकते हो। बोले तुम जैन हो, मैं तुम्हें लड़ने नहीं दूंगा। महाराणा प्रताप ने मना किया, जवाब दिया आपके पुरखे ने, जवाब सही होगा तो राजधानी मुझे बताएगी। वनित कर्म है युद्ध देव की भेंट नहीं चढ़ सकते हो। भामा बोले हम व्यापारी, भामा बोले हम व्यापारी, धन हमें प्रिय, राणा जी यही सुना है, किंतु धन और देश में से मैंने देश चुना है। वाह 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 वाह, धन और देश में से और सुन लीजिए 4 पंक्तियां जो कहा। उन्हें लगा महाराणा प्रताप तो मुझे अहिंसक समझ के लड़ने नहीं देंगे। भाषा सिद्धार्थ देवल की है लेकिन भावना हिंदुस्तानियों की हो, तो जरा बताइएगा। रक्षण पर सोचा, राणा बोले आप नहीं लड़ सकते हो, वनित कर्म है युद्ध देव की भेंट नहीं चढ़ सकते हो। भामा बोले हम व्यापारी, धन हमें प्रिय, राणा जी यही सुना है, किंतु धन और देश में से मैंने देश चुना है। दृश्य देखिए, तलवार हाथ में लेकर अहिंसक आदमी देश के लिए लड़ना चाहता है। सुनेगा, तलवारों से आजादी की प्राण प्रतिष्ठा करने, हे भवानी आज्ञा दे दो मातृभूमि हित मरने। मैं पीछे हट जाऊं, मेरा वंश कलंकित होगा, मेरे त्याग का ये किस्सा अक्षरशः अंकित होगा। मैं साथे में महामंत्र वो नमोकार ले आया हूं, सारे तीर्थंकर नाच करेंगे, महावीर का जाया हूं। अरे जैन अहिंसक होते हैं पर राष्ट्र भक्त बतलाऊंगा। ओम नमो अरिहंतारम हल्दी घाटी में गाऊंगा। और महावीर भगवान की ओम नमो अरिहंतारम हल्दी घाटी में गाऊंगा। 1 मिनट बाकी है, इसे कविता का एक अंश सुनाता हूं, सुन लीजिएगा। हमारे वहां पर एक जगह है बड़ी सादड़ी। आप पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन हो सकता है आपने एक प्रसंग नहीं पढ़ा हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। बड़ी सादड़ी के एक राजा थे जिनका नाम था, सरदार थे जो उनके साथ लड़ रहे थे, उनका नाम था मान सिंह। उनको झाला मन्ना कहा जाता है और झाला मन्ना का जो चेहरा है वो महाराणा प्रताप से मिलता है। जब महाराणा प्रताप को चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर लिया, जब चारों तरफ से घेर लिया तो झाला मन्ना को लगा कि अगर महाराणा प्रताप अपना मुकुट मुझे दे देंगे तो ये अकबर के सैनिक मुझे प्रताप समझेंगे, मैं यहाँ काम आ जाऊंगा, प्रताप बच जाएंगे, इस राजस्थान की, हिंदुस्तान के हिंदुआ सूरज की आजादी बच जाएगी। मैं बड़ी कविता का एक अंश पढ़ रहा हूँ। मुझे मालूम है आप बहुत थके हुए हैं, आपने सब वो कुछ किया जो अच्छे श्रोताओं को करना चाहिए। यकीन मानिए मैं आपके हृदय में बैठी उस वागेश्वरी को प्रणाम करता हूँ जो कवि सम्मेलन को ऐसे सुनते हैं। हमें मालूम है हम लिफाफों के कवि हैं, हमें मालूम है लिफाफा भरवाने के लिए और बड़े बड़े पशु मेलों में जाकर पूरी पूरी रात चिल्लाने के लिए हम जाने जाते हैं, लेकिन आप जैसे लोग मिलते। कविता का अंतिम बंद सुनिएगा और सिद्धार्थ देवल ने ठीक कविता लिख दी हो तो आप जैसे मुझे आशीर्वाद देना चाहें मैं आपसे अनुरोध करूंगा वैसे दीजिएगा ताकि मुझे भी हिम्मत मिले। हम भी थके हुए हैं, मैं भी कवि सम्मेलनों में निवेदन करता हूँ। झाला मन्ना का चेहरा मिलता है प्रताप से। सुनिएगा गुरुदेव, सुनिएगा कमल भाई, पूरे मंच के मेरे बहुत आदरणीय कविगण और आप सब सुनिएगा। दीदी आप सुनिएगा क्योंकि आप पार्षद हैं, इस क्षेत्र की प्रतिनिधि हैं। आप सब लोग सुनिएगा, आप सुनिएगा क्योंकि आपने बहुत नारे लगाए और सिर्फ नारे नहीं लगाए, आप आत्मा से जीते ही आपकी आंखें बताती है। निवेदन करता हूं हमें पता होता है कि नरेगा के कौन से मजदूर कैसे नारे लगाते हैं और असली राष्ट्रभक्त कैसे नारे लगाते हैं, हम जानते हैं। हम 10-12 सालों से कवि सम्मेलनों में हैं, हमें शक्ल देख के पता लग जाती है कि कौन किस तरह का है। मैं बहुत अच्छे भैया कोई नहीं सर, मैंने मान लिया सर, ये कमल भाई ने 2.5 मिनट ही दिए हैं। अच्छा उनके लिए बिल्कुल एक बार ताली बजा दीजिए आप उनके लिए। बहुत अच्छा सर, आप आपने मास्क लगा रखा है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ सर, बिल्कुल सही किया आपने। हम लोगों की गलती है
मैं निवेदन करता हूँ। अंतिम कविता का दृश्य स्वागत। सुनिएगा क्या कहते हैं। तलवारों से आजादी की प्राण प्रतिष्ठा करने, हे भवानी आज्ञा दे दो मातृभूमि हित मरने, मैं पीछे हट जाऊं ये सन्नाटा, ये एकाग्रता, इसी को कविता कहते होंगे। कोई बात नहीं भैया, ये भैया कोई बात नहीं सर, आप बिल्कुल सही जगह पे और सही बात कर रहे होंगे, मैं गलत बात कर रहा हूँ, मैं निवेदन करता हूँ। झाला मन्ना और महाराणा प्रताप दोनों के बीच में जो वार्तालाप होता है, उस वार्तालाप पर आपका ध्यान चाहता हूँ। कविता बड़ी है, इसको यहाँ समाप्त करता हूँ। आपको अहंकार हो जाए कि वो कौन राजा था, और आपको अहंकार हो जाए कि वो कौन आदमी था। बस मरने के लिए, जिस देश में एक स्क्वायर फीट जमीन के लिए लोग एक दूसरे का मर्डर कर देते हो, वहां देश के लिए मरने वाले लोग भी दौड़ कर आते थे। हम उस मिट्टी पे पैदा हुए हैं, याद रखिएगा, निवेदन करता हूं। तलवारों से आजादी की प्राण प्रतिष्ठा करने, हे भवानी आज्ञा दे दो मातृभूमि हित मरने, मैं पीछे हट जाऊं मेरा वंश कलंकित होगा, मेरे त्याग का ये किस्सा अक्षरशः अंकित होगा। मैं साफे में महामंत्र वो नमोकार ले आया हूं, सारे तीर्थंकर नाच करेंगे, महावीर का जाया हूं। जैन अहिंसक होते हैं पर राष्ट्र भक्त बतलाऊंगा, ओम नमो अरिहंतारम हल्दी घाटी में गाऊंगा। जब राणा को बहुसंख्यक अरिदल से गिरते पाया, तो सरदार सादरी वाला विद्युत वेग से आया। मुकुट मुझे दो, मुकुट मुझे दो, किसी हाल में तुमको यहाँ बचाना है। मैं राणा जी सा दिखता हूँ, ये दुश्मन को भरमाना है, कहा प्रताप ने। मैंने लिखा तो मैं रोमांचित हो गया कि ये सिद्धार्थ देवल तो लिख नहीं सकता, जगदम्बा ने लिखवाया है। महाराणा प्रताप ने मना कर दिया, और क्या उन्होंने उदाहरण दिया, उस उदाहरण पर ध्यान चाहता हूं। कहा प्रताप ने, प्रिय सुनो, कहा प्रताप ने, प्रिय सुनो, ये अनर्थ नहीं कर पाऊंगा, इस युद्ध क्षेत्र में एक शहादत व्यक्त नहीं कर पाऊंगा। दिल्ली तंज कसेगी मुझ पर, दिल्ली तंज कसेगी मुझ पर, हमको भरमाया चला गया। वो राजा भी क्या राजा है जो बीच युद्ध में चला गया। जो बीच युद्ध में चला गया। अंतिम आखिर सुन लीजिए, जो बनास की कलकल गाय झाला मन्ना को लगा कि मुकुट नहीं देंगे, उलाहना देने की परंपरा है राजस्थान में। एक उलाहना सिद्धार्थ देवल से सुनिए। झाला मन्ना ने कहा, जो बनास की कलकल गाय वो गुणगान बना दो, इतिहासों की अमर कथा का एक प्रतिमान बना दो। अरे शिव का सेवक बनकर के कुल राज तुम्हारा करता है, एक प्रहर तो मुझको भी शिव का दीवान बना दो। वाह 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 वाह, आपने कविता सुनी, एक प्रहर तो मुझको भी शिव का दीवान बना दो। जिंदाबाद। अंतिम 4 पंक्तियां जो महाराणा प्रताप ने कही, मैं कविता को विराम देता हूं। इस कॉपी को जांच कर अंतिम प्रश्न पर आप नंबर दे देना कैसा पड़ा। सुनेगा, जो बनास की कलकल गाय वो गुणगान बना दो, इतिहासों की अमर कथा का एक प्रतिमान बना दो, शिव का सेवक बनकर के कुलराज तुम्हारा करता है, एक प्रहर तो मुझको भी शिव का दीवान बना दो। राणा बोले, झाला तुमने क्या तरकीब निकाली, राणा बोले, झाला तुमने क्या तरकीब निकाली, मेरे मुकुट में छुपी मौत को अपनी सखी बना ली। अरे सौगंध, सौगंध, मन मानता हूं आप सबका, सौगंध सिसो